हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सेकंड ऑर्डर डिस्कशन किया था। सेकंड ऑर्डर के दो केसेस लिए थे, जिसमें फर्स्ट केस में एक ही रिएक्टेंट था और सेकंड केस में दो रिएक्टेंट थे। लेकिन जब दो रिएक्टेंट थे तब हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया तो उनमें बहुत सारी कंडीशंस थी। बहुत सारी कंडीशंस के बाद हमने फॉर्मूला ऑब्टेन किया। तो कंडीशंस वहां पर है, बिकॉज अगर आपने कोफिशिएंट लेट से कंडीशंस बदल दी, जैसे ए और बी का जो जस्ट उधर इसको हटा दूं, क्या करना है? पीछे जाओ पहले। अरे पीछे जाओ, मेरे फोटो मैंने हटाने के लिए। तो यहां पर दो कंडीशंस, कुछ कंडीशंस मैंने पुटअप की थी। कंडीशंस जो थी वो थी ए का ऑर्डर भी 1 था, बी के रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 था, और ए और बी दोनों का जो कोफिशिएंट था वो भी हमने इक्वल रखा था। हाँ, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो हमने इक्वल भी रखी और अनइक्वल भी रखी। अगर कंसंट्रेशन हम इक्वल रखते हैं तो और जो फॉर्मूला है वो वही आता है जब एक ही रिएक्टेंट वहां पर प्रेजेंट था, और कंसंट्रेशन अगर अलग है तो फॉर्मूला कुछ डिफरेंट था, और वहां पर हमने सूडो ऑर्डर डिस्कस किया था। नाउ अब एक जनरल प्रोसेस हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन, हाँ, लेकिन अब यहां पर हम मान रहे हैं कि जो रिएक्शन है उसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। मान लेते हैं उसका कोफिशिएंट क्या है, P। उसका जो कोफिशिएंट है वो है P है, लेकिन रिएक्शन का ऑर्डर n है। माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर n। कोफिशिएंट यहां पर मैंने P ले लिया क्योंकि nth ऑर्डर बोल रहे हैं, तो ऑर्डर जो है वो उसका क्या हो गया, n। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो माइनस डी अपॉन ए की पावर n इक्वल्स टू के डी टी 1 अपॉन ए की पावर n। इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये ए की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस n प्लस 1 लिमिट ए नॉट टू ए टी इक्वल्स टू के टी। काम करते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहां पर इसको यहां पर चेंज, माइनस को यहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा n माइनस 1। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन ए टी की पावर डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू के टी। ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास nth ऑर्डर के लिए। हाँ, लेकिन इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्डर, यानी ऑर्डर अगर 1 है, सॉरी ऑर्डर अगर 2 है, 3 है, 4 है, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, लेकिन n इक्वल्स टू 1 के लिए नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए इंटीग्रेशन अलग होता है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पर है, अदर देन n इक्वल्स टू 1, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ याद रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो हम इसको डायरेक्टली डिराइव भी कर सकते हैं, क्योंकि याद रखने में कंफ्यूजन होता है, तो अगर कहीं पे भी जरूरत पड़े तो आप इसको डिराइव कर सकते हो। हाँ, बट एक जनरल फॉर्मूला है। इसका यूज क्या है, यहां से हम कुछ पॉइंट्स जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट यूनिट ऑफ के, जो कि खैर हम पहले ही लिख चुके हैं। एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। मोल्स पर लीटर इनटू टाइम इनवर्स था, यहां से मोल्स पर लीटर की पावर n इधर शिफ्ट हो गया, तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया यूनिट ऑफ के के लिए। देन सेकंड, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम
अगर ये 80 डिनोमिनेटर में है, कंप्लीशन पर क्या होता है 80 जीरो हो जाता है, और अगर ये 80 की टर्म डिनोमिनेटर में है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अब 80 डिनोमिनेटर में कब तक रहेगा, जब तक n की वैल्यू 1 से ज्यादा है। दैट मीन्स अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो जैसे ही आप इसे जीरो पुट करोगे ये इनफाइनाइट हो जाएगा और टाइम जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 1 से ज्यादा है तो उसका कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होगा, और ऑर्डर अगर 1 है तो उसके लिए भी हमने देखा था कि कंप्लीशन टाइम क्या होता है इनफाइनाइट। तो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कंप्लीशन टाइम जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर अगर n 1 या 1 से ज्यादा है तो उसका कंप्लीशन टाइम जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। और इसका लॉजिक मैं पहले भी दे चुका हूं, लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर n जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो साथ में रेट भी कम हो रही है, यानी रिएक्शन और ज्यादा स्लो होती जा रही है। देन थर्ड पॉइंट टी हाफ का एक जनरल फॉर्मूला यहां से डिराइव किया जा सकता है। टी हाफ का मतलब जब 80 की वैल्यू क्या रह जाए a नॉट बाई 2, तो यहां पर अगर हम a नॉट बाई 2 पुट कर दें इसको तो 1 अपॉन n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 a नॉट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू kt। 1 अपॉन n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई के। ये टी हाफ का फॉर्मूला आ गया मान। लेकिन क्या ये पूरा फॉर्मूला याद करना है? नहीं याद करना है। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां से याद रखना वो यही है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर n माइनस 1। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1। आप इसको यूज कर सकते हो। आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे वो आप यहां से वापस से चेक कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला है जो हम आगे भी यूज करेंगे। एक nth ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला आ गया जिससे आप कभी कभी ऑर्डर निकाल सकते हो, यानी क्वेश्चन के अंदर कुछ टी हाफ का डेटा गिवन होता है तो यहां से हम रिवर्स में आके ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो हाँ, बस ये चीज आपको याद रखनी है। इवन आप यहां से चेक कर सकते हो, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 तो टी हाफ a नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो a नॉट के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ जो है वो a नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगेन हम यहां से चेक कर सकते हैं टी हाफ कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड कर रहा है। एंड लास्ट, ये तो टी हाफ की बात थी। और यहां पर एक कर्व अगर हम प्लॉट करें, अगर एक कर्व प्लॉट किया जाए बिटवीन 1 अपॉन 80 की पावर n माइनस 1 अगेंस्ट टाइम, ये हमारा हो गया y, ये हो गया हमारा x। तो ये कर्व क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी और n माइनस 1 इंटू के इधर चला जाएगा। तो जो इस कर्व का स्लोप होगा वो होगा n माइनस 1 के, और इंटरसेप्ट जो होगा वो 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1। हाँ, वैसे स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा n के ऊपर कि n की वैल्यू क्या है, तो स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो कर्व ऊपर के बजाय नीचे भी जा सकता है। लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब क्या हो गया? अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर n है और आप कर्व प्लॉट कर रहे हो 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 वर्सेस टाइम, तो ये कर्व क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 5 है, ऑर्डर अगर 5 है तो 1 अपॉन 80 की पावर 4 वर्सेस टाइम का जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कब? जब ऑर्डर कितना है इसका? 5। ऑर्डर अगर इसका 5 है तो ये कर्व जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसको हम उल्टा यूज करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अगर किसी रिएक्शन के लिए 1 अपॉन 80 की पावर 4 वर्सेस टाइम का कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
ऑर्डर जो है वो 5 हो जाएगा, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, इवन मैंने आपको सेकंड ऑर्डर के केस में भी बताया था, सेकंड ऑर्डर के केस में हमने कर्व प्लॉट किया था किसके बीच में, 1/a वर्सेस टाइम। सेकंड ऑर्डर था तो 1/a वर्सेस टाइम, मतलब 80 वर्सेस टाइम का कर्व भी क्या आया था, स्ट्रेट लाइन आया था। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनाया जा सकता है, यहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए ये कर्व है, तो बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। पहला पार्ट ये हो सकता है कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर अगर हम यहां से देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 5। अब जब आपको ऑर्डर पता चल गया और लेट से इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, और वो स्लोप किसके बराबर होगा, n-1 इंटू के बराबर होगा। n सही निकाला तो आप k भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने n गलत निकाल दिया तो k भी गलत हो जाएगा, k भी गलत हो जाएगा। और एक और चीज याद रखना है, ये 4 जो है n-1 इक्वल्स टू 4 है, यानी ऑर्डर 5 आएगा। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, 4 में से 1 माइनस कर देते हैं तो ऑर्डर 3 आ जाता है, n-1 इक्वल्स टू 4। तो ये एक अच्छा पार्ट है, स्पेशली nth ऑर्डर के केस में, जो आपको याद रखना है, जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो हम k निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं, और इंटरसेप्ट पता है तो हम a0 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट nth ऑर्डर। nth ऑर्डर का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहां पर बता दिए। देन अब यहां पर आके एक पार्ट कह सकते हो इस चैप्टर का कंप्लीट होता है कि अगर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इस तरह के ऑर्डर है तो इनके फॉर्मूले क्या होंगे, अलग अलग तरह के फॉर्मूलेस हमने देखे, उनके पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाया। देखिए जेईई में यही क्वेश्चंस आते हैं, ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूं कि कर्व क्या होगा, एपी बनती है, जीपी बनती है, टी हाफ के फॉर्मूले क्या है, टी 3/4 के फॉर्मूले क्या है, ये सब क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में आपको लिखवा दिया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप जेईई, इवन जेईई एडवांस देखोगे तो यहाँ वहां पर आप नोटिस करोगे यही सारे पॉइंट्स है जो वहां पर क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं। बाकी थ्योरी तो क्या है, थ्योरी तो बड़ी सिंपल सी है, रेट लो है, कभी रेट जो है a की पावर 1 पर डिपेंड करती, तो कभी a की पावर 2 पर डिपेंड करती, तो कभी रेट जो है वो a की पावर 2.5 पर डिपेंड करेगी। यहां पर अगेन मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमेशा ऑर्डर 1, 2 या 0 पर आए, ऑर्डर 2.5 भी हो सकता है, फिर आपको फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, ऑर्डर 1.5 भी हो सकता है, फिर आपको फॉर्मूला जो है वहां पर डिराइव करना पड़ेगा। तो यहीं पर क्वेश्चन आता है कि ये जो ऑर्डर सर आप बोल रहे हो जो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, तो अगेन क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो डिस्कस करते हैं उसी को। तो हेडिंग डालिए, एक्सपेरिमेंटल determination of order of reaction। experimental determination of order of reaction। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं आपको बता दूं ये जितने भी मेथड्स मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, कोई भी हाई फाई मेथड नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई हाई फाई सा मेथड होगा जिससे हम ऑर्डर फाइंड आउट करें, ऐसा कुछ भी नहीं।
जो यहाँ पर अभी हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, इन्हीं फॉर्मूलेस को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम एक रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। कैसे? फर्स्ट एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है ये? देखिए, एक्सपेरिमेंटली आप कहीं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कभी डायरेक्ट निकल के नहीं आएगा, तो एक्सपेरिमेंटली आप किसी रिएक्शन का क्या मेजर कर सकते हो? एक रिएक्शन हो रही है, एक्सपेरिमेंटली हम वहां पर किसी टाइम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं कि टी टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, 10 मिनट्स पर इतनी है, 20 मिनट्स पर इतनी है, 30 मिनट्स पर इतनी है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट पर इतनी है, 20 मिनट पर इतनी है, 30 मिनट्स पर इतनी है। ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, यानी एक्सपेरिमेंटली आप कॉन्सेंट्रेशन जो है मोल्स पर लीटर कितने हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे आपको ऑन पेपर ऑर्डर निकालना होगा, यानी एक्सपेरिमेंटल तो सारे मेथड का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो। अब उस डेटा से आप कैसे ऑर्डर निकालते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि मान लो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, अगर वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो जो डेटा आपने मेजर किया कंसंट्रेशन के, वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। वो डेटा जो है वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे। कंसंट्रेशन पता है इनिशियल, टाइम टी पे कंसंट्रेशन पता है, टी पता है, के निकालो। फिर एक और डेटा पुट करो, 10 मिनट्स का डेटा पुट किया, फिर 20 मिनट्स का डेटा पुट करो और फिर से के निकालो। और के तो हमें पता किसी रिएक्शन का कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर के की वैल्यू सेम आ रही है सब, तो मतलब वो डेटा इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब वो किसको फॉलो कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर को। और अगर के की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, मतलब वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, फिर आप किसी और ऑर्डर के लिए चेक कर लो, लेट से जीरो ऑर्डर के लिए, जिससे के की वैल्यू सेम आती है, वही उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, वही उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है, सर पहले किसके लिए चेक करेंगे? कुछ रूल नहीं, वो आपकी इच्छा आपके ऊपर है। आपको लगता नहीं सर फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, आप फर्स्ट ऑर्डर पहले चेक कर लो। आपको लग रहा नहीं सर जीरो ऑर्डर होना चाहिए, आप जीरो ऑर्डर पर चेक कर लो। हाँ, लेकिन किसी भी ऑर्डर के लिए कम से कम 2 कैलकुलेशन आपको करनी होगी। अगर आप जीरो ऑर्डर मानते हो तो 2 बार इसके लिए कैलकुलेट करना होगा, फिर अगर फर्स्ट ऑर्डर मानते हो तो इसके लिए 2 बार चेक करना होगा, क्योंकि के की 2 वैल्यूज निकालनी होगी, तब हमें पता चलेगा कि वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। तो दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली मेजर की, उसको आप यहाँ पर पुट करोगे, शीट में क्वेश्चंस है, इसी तरह से हमें करना है। शीट में तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से भी है कि प्रूव दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रूव दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे प्रूव करोगे किसी भी रिएक्शन के लिए? वो यही तरीका है, 2 बार के निकालो और फिर कहो कि सिंस के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट आ रही है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर के लिए कांस्टेंट आ रही है तो ये सेकंड ऑर्डर होगा, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, आपको यहीं पर वैल्यूज पुट करनी होगी। सेकंड मेथड पर आते हैं, टी हाफ मेथड। इस मेथड में क्या है, हमें पता है टी हाफ जो होता है वो कंसंट्रेशन की पावर n-1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आप क्या करो, एक रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली आप किसी लेबोरेटरी में करिए, पहले किसी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर उसका टी हाफ फाइंड आउट करिए, फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बदल के फिर से उसका टी हाफ फाइंड आउट करिए। 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर आपने टी हाफ फाइंड आउट कर लिया, तो टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर आपने टी हाफ फाइंड आउट कर लिया। आप उनका क्या ले लीजिए, रेशियो, यानी आपको ये टी हाफ 2 और टी हाफ 1 पता है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो यहाँ पर रेशियो जब लेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A0 1 की पावर n-1, A0 2 की पावर n-1। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टी हाफ पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टी हाफ पता है। क्या नहीं पता, ये n नहीं पता, यहां से आप n फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे अगर क्वेश्चन जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का, तब तो बहुत आसान है। जीरो ऑर्डर है, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर टी हाफ डबल हो रहा होगा,
3 टाइम्स करने पर टी हाफ 3 टाइम्स हो रहा होगा। फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर टी हाफ में कोई चेंज होता ही नहीं है। सेकंड ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर टी हाफ जो है वो हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर तो आई थिंक देखते ही आपको पता चल जाएंगे कि हाँ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अदरवाइज ये फॉर्मूला है जिसमें 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आप n फाइंड आउट कर सकते हैं। देन थर्ड वन, इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड ये अलग है इन दोनों से। क्यों अलग है इसमें? क्योंकि ये जो मेथड है उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तब भी हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों में तो हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं वो तब है जब एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर ये दोनों मेथड उन्हीं रिएक्शंस पर एप्लीकेबल होंगे जिनमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए आप ये वाले तरीके यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूले मैंने लगाए हैं वो एक ही रिएक्टेंट वाले हैं। बट अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, लेट्स से ये कोई रिएक्शन हो रही है A प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सम प्रोडक्ट, और हमें A का और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर फाइंड आउट करना है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हो, ऑर्डर उससे कनेक्टेड नहीं है। तो हमें यहाँ पर A और B का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं A की पावर P है और B की पावर Q है। यहां पर अब क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली एक कंटेनर लीजिए और उसके अंदर आपने A की कंसंट्रेशन भी लेट से 0.1 पुट कर दी, B की कंसंट्रेशन आपने यहां पर इनिशियली 0.2 पुट कर दी, 0.1 और 0.2, और पॉइंट 1 और 0.2 और इनिशियली एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने रेट निकाल ली। एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने रेट निकाली। लेट से वो रेट आई 0.01, यानी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए रेट मेजर की और वो रेट कितनी आ गई 0.01। फिर से हमने एक्सपेरिमेंट वापस से किया, लेकिन इस बार हमने A की कंसंट्रेशन को 0.2 कर दिया, B की कंसंट्रेशन को वही 0.2 ही रखा, और इस बार हमने फिर से रेट मेजर की और इस बार रेट आ गई 0.02। इस बार जो रेट आई वो 0.02 आई। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, इस बार हमने A की कंसंट्रेशन को 0.1 रखा, B की कंसंट्रेशन को 0.2 से कितना कर दिया 0.4, तो ये रेट जो है वो कितनी होगी 0.08। जो भी यूनिट्स होगी, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड वॉटेवर, मोल्स पर लीटर पर मिनट या पर सेकेंड वॉटेवर। अब इस डेटा से हमें बताना है कि A की पावर क्या होगी, B की पावर क्या होगी, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अब हमें देखना है यहां पर। तो इस डेटा से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो अब हमें यहां पर देखना है। तो रेट दे रखी है, वैसे तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि यहां पर A की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल होगी, A की कंसंट्रेशन को डबल करने पर ये रेट डबल हो रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब P की वैल्यू 1 हो, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल होगी तो रेट भी डबल हो जाएगी। और यहां पर अगर हम देखें B की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 8 टाइम्स हो रही है, तो किसी को डबल करने पर रेट 8 टाइम्स हो रही है, मतलब 2 की पावर 3 होना चाहिए, मतलब Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। चलिए एक बार लिख के मैं बता देता हूँ कि A की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर P, B की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर Q। इस वाले पार्ट से रिलेट कर रहा हूं। अब हमने रेट 0.01 है, अब रेट कितनी होगी 0.08, यहां से रिलेट कर रहा हूं। A की कंसंट्रेशन अभी भी 0.1 है, B की कंसंट्रेशन 0.4 की पावर Q, दोनों का रेशियो ले लो 1/8, ये सब टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 की पावर Q, यानी Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। Q विल बी 3, राइट। तो यहां से Q की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से आप चाहो तो
P की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो P इक्वल्स टू 1 और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, मतलब राइट नाउ इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 4। इवन अब यहां पर जब आपको P और Q की वैल्यू पता चल गई तो यहां पर P और Q की वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या निकल के आ जाएगा, K निकल के आ जाएगा। यानी यहां से पहले ऑर्डर निकालना होगा और एक बार जब आपको ऑर्डर पता चल गया तो उस ऑर्डर से आप K निकाल सकते हो, यानी रेट कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि ये जो रेट कांस्टेंट हम यहां से निकाल रहे हैं ये कौन सा होगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट है, या विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, ये रेट कांस्टेंट कौन सा होगा, ये अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। राइट, रेट कांस्टेंट हमें यहां पर निकालना है। होगा नहीं होगा, ये रेट कांस्टेंट कौन सा होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि रेट कौन सी है, इसीलिए मैंने यहां पर डिफाइन नहीं किया। अगर ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है तो ये रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है तो रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू बी आएगा, और अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो यहाँ पर ये जो के होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन होगा। यानी ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये रेट कौन सी है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ये रेट कांस्टेंट यहाँ से निकल के आएगा। तो इस तरह से यहाँ से आप रेट कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो दिस इज नॉन एज इनिशियल रेट मेथड। हाँ, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इसे इनिशियल रेट मेथड क्यों कह रहे हैं, या यहां पर जब मैंने आपसे कहा था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इनिशियली एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या मेजर कर रहे हैं, रेट मेजर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनिशियली स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसका कारण मैं बताता हूं। ये जो रेट आप निकाल रहे हो ना, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकाल रहे हो, लेकिन यहां पर जब आप उसे यूज कर रहे हो ना, एक इंस्टेंटेनियस रेट की तरह यूज कर रहे हो, एक इंस्टेंटेनियस रेट की तरह आप यूज कर रहे हो। राइट, यानी आप ये मान रहे हो कि इस टाइम में ए और बी की कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 और 0.2 ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। मतलब आपने क्या किया, उस कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया। ऐसा आप तभी कर पाओगे जब चेंज जो है वो बहुत कम हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है, तभी आप ऐसा कर पाओगे। और बहुत कम चेंज हो रहा है मतलब एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, तो जितना आपका टाइम पीरियड कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। दो जो तरीका वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो रेट हम मेजर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन तो चेंज होगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन हम यहाँ पर अभी भी मान रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन यानी फर्स्ट केस में 0.1 0.2, सेकंड केस में 0.2 हम कांस्टेंट मान रहे हैं। वो तभी मान सकते हो जब जो टाइम पीरियड है वो आपका बहुत कम है। तो यहाँ पर जितने कम टाइम में आप ये रेट कैलकुलेट करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, जितना टाइम पीरियड बढ़ाते जाओगे एक्यूरेसी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, खैर ये कोई पूछने नहीं वाला जेई में क्वेश्चन आता है तो हमें इसी तरह से करना है, बट एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। यानी इस पूरे तरीके में जो मिस्टेक है वो आपको जरूर समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज द इनिशियल रेट मेथड। तो ये तीन मेथड है जिसके थ्रू हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, वो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। तो अब मेनली इस चैप्टर के अंदर ऑर्डर क्या होता है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ऑर्डर के बाद बात आती है ये जो रेट कांस्टेंट है वो हम कैसे निकालेंगे। इनफैक्ट कह सकते हो ये तरीके हैं जिससे आप एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के केस में हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एक रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रिएक्शन का ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर के केस में एक रेट कांस्टेंट अगर हमें निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में अगर रेट कांस्टेंट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। तो अब हेडिंग डालिए एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ
एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब यहां पर हम केवल फर्स्ट ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं, बाकी ऑर्डर की हम बात नहीं करें, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के केस में अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और कौन से तरीके हैं वो अब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन, बाय प्रेशर मेजरमेंट। बाय प्रेशर मेजरमेंट कैसे? तो स्पेशली ये जो मेथड है वो गैसियस रिएक्शंस के लिए यूजफुल है, यानी जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रेशर उन्हीं का चेंज होता है। तो गैसियस रिएक्शंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई रिएक्शन है जिसमें A कन्वर्ट हो रहा है B प्लस C में, और हमें ये गिवन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, ये हमें गिवन है, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? के फाइंड आउट करना है। ये अगेन सब क्वेश्चंस है जिनको मैं थ्योरी की फॉर्म में आपको बता रहा हूं। ये सब न्यूमेरिकल्स है, अगर आप इनको पढ़ते हो तो उसके बाद डायरेक्ट कोई सी भी शीट हो, कोई सा बुक हो, आप उनके क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिलेट करना है। ये सब क्वेश्चंस है जिनको एक जनरल थ्योरी की फॉर्म में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें के फाइंड आउट करना है। अब यहां पर के का फॉर्मूला तो हम सबको पता ही है, के इक्वल्स टू 1/T ln इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की अपॉन टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहां पर सिंस ये गैसेस रिएक्टेंट है, गैसेस सब्सटेंस है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ या ना? कौन से फॉर्मूले से? मैंने कहा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, एन अपॉन वी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर आप इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, सिंस रेशियो है तो प्रेशर भी पुट कर सकते हो। आरटी वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए और किसी टाइम टी पर ए का प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए और टाइम टी पर ए का प्रेशर, राइट। यहां से अगर हमें ए का इनिशियल प्रेशर पता है, टाइम टी पर ए का प्रेशर पता है, तो हम के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो प्रेशर कैसे पता चलेगा वो अब हमें देखना है, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स से ये किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या होता है? जिससे आप प्रेशर मेजर कर सकते हो। लेट्स से आपने क्या किया, इस कंटेनर से एक मैनोमीटर अटैच कर दिया। क्या होता है इस मैनोमीटर के अंदर? मरकरी भरा हुआ होता है। मैनोमीटर के अंदर मरकरी भरा होता है। इस तरफ प्रेशर किसके कारण लग रहा है? एटमॉस्फेयर के कारण, जिसकी वैल्यू हमें पता है 760 mm 1 एटमॉस्फेयर। यहां पर प्रेशर कौन लगाएगा? ये कंटेनर, कंटेनर का प्रेशर P, कंटेनर यहां से प्रेशर लगाएगा। अगर यहां से जो टोटल प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर से मतलब जो भी सब्सटेंस यहां पर है, ए बी और सी जो भी प्रेजेंट है उन सब के कारण प्रेशर, अगर अंदर और बाहर का प्रेशर इक्वल है तो ये मर्करी लेवल अंदर और बाहर, ये बाहर और ये अंदर इक्वल होगा। अगर ये लेवल इक्वल है मतलब जितना प्रेशर इस तरफ लग रहा है उतना ही प्रेशर इस तरफ लग रहा है। यहां से प्रेशर कितना लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर, तो कह सकते हो यहां का भी टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो ये लेवल नीचे जाएगा, ये लेवल ऊपर आएगा, और अगर बाहर प्रेशर ज्यादा है तो ये लेवल नीचे आएगा और ये लेवल ऊपर जाएगा। तो लेवल में कितना डिफरेंस है उससे हम जज कर सकते हैं, लेवल में डिफरेंस से हम जज कर सकते हैं कि अंदर का प्रेशर कितना है, बाहर का प्रेशर कितना है। एक इक्वेशन मैं बना देता हूं, ये आप पहले भी ये क्वेश्चंस गैसेस स्टेट में और इस तरह से हम करते आए। यहां पर मान लेते हैं ये लेवल, ये अंदर का ये है, बाहर का लेवल ये है, दोनों के लेवल में x का डिफरेंस है, x mm का, x mm का डिफरेंस है। इक्वेशन क्या बनेगी यहां पर? अंदर से प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस
इस लेवल पर अगर हम बात करें तो यहां पर इसके कारण भी प्रेशर लग रहा है x mm ऑफ Hg, और बाहर से इस तरफ प्रेशर कितना लग रहा है 760 mm ऑफ Hg। ये x उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां से आपको किसका प्रेशर पता चल जाएगा गैस का। गैस का मतलब किसी एक का नहीं, अगर ए बी सी तीनों है तो ये तीनों का टोटल प्रेशर होगा, बी और सी है तो बी और सी का होगा, ए है तो केवल ए और सी का होगा। ये जस्ट मैंने आपको तरीका बताया कि एक्सपेरिमेंटली आपको केवल ये हाइट का डिफरेंस मेजर करना है। 5 मिनट्स पर हाइट का डिफरेंस मेजर कर लो, 10 मिनट्स पर डिफरेंस मेजर कर लो, 20 मिनट पर डिफरेंस मेजर कर लो, 50 मिनट्स पर डिफरेंस मेजर कर लो, आपको ये x पता चलता जाएगा, और x पता चल जाएगा तो आप कंटेनर का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इतनी सारी रीडिंग्स भी आपको नहीं लेनी है, आपको यहां पर t इक्वल्स टू 0 पर कंटेनर का प्रेशर मेजर करना है। किसी टाइम t पर 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स किसी एक टाइम पर कंटेनर का प्रेशर मेजर कर लो, और फिर एक और p इनफाइनाइट टाइम पर कंटेनर का प्रेशर निकाल लो। अब यहां पर अगर p इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि सर इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर कौन निकालेगा, इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर कौन निकालेगा। तो इनफाइनाइट टाइम कि अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ऐसे वो तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये कि जब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एग्जैक्टली 100% कंप्लीट होने में तो टाइम इनफाइनाइट लगेगा, एग्जैक्टली 100% कंप्लीट होने में तो टाइम इनफाइनाइट लगेगा, लेकिन 99.99% इसमें इनफाइनाइट टाइम नहीं लगता है। और नॉर्मली हम कहते हैं अगर रिएक्शन 99% या 99.9% या इसके आसपास हो गई तो ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर पी इनफाइनाइट का मतलब जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद चेंजेस बहुत कम होते हैं, फिर प्रेशर में भी चेंज बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर पी इनफाइनाइट मतलब जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, उसी को हम बोल देते हैं इनफाइनाइट, यानी उस टाइम के प्रेशर को हम बोल देंगे पी इनफाइनाइट। तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस है, यानी इसको आप यूं कह दो कि जब प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने लग जाए, आप प्रेशर मेजर कर रहे हो, फिर प्रेशर मेजर कर रहे हो, अब लग रहा है कि यार अब तो कुछ प्रेशर में चेंज हो ही नहीं रहा है, अब प्रेशर में चेंज बहुत कम हो रहा है, यानी एक तरह से नहीं हो रहा है, उस प्रेशर को आप क्या बोल सकते हो, पी इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 3 प्रेशर है, पी नॉट, पी टी, पी इनफाइनाइट, ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। ये तो मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बता दिया कि कैसे क्या करना होता है। क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा मैं उसकी अब बात कर रहा हूं। तो यहां पर कुछ केसेस हम बना रहे हैं। केस 1, इफ पी नॉट और पी इंफिनिटी इज गिवन along with PT, along with PT, यानी यहां पर अब क्वेश्चन के अंदर आपको P नॉट और P इंफिनिटी में से कोई एक पैरामीटर गिवन है, और क्या गिवन है, PT गिवन है। यानी ये तीनों पैरामीटर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इन 3 में से आपको, यानी इन दोनों में से कोई एक गिवन है और PT गिवन है। हमें क्या करना है, हमें यहां पर K फाइंड आउट करना है इस डेटा से। कैसे करेंगे वो अब मैं आपको बता रहा हूं। तो लेट्स से यहां पर अब ये जो प्रेशर है P नॉट, PT और P इंफिनिटी, ये कंटेनर के प्रेशर है, और अगर हमें K निकालना है तो हमें कंटेनर के प्रेशर नहीं चाहिए, हमें A का प्रेशर चाहिए, A का इनिशियल प्रेशर चाहिए और A का टाइम P पर प्रेशर चाहिए। तो इस डेटा से हमें A का प्रेशर निकालना होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, तो A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C। A का इनिशियल प्रेशर मैं मान लेता हूं P नॉट, टाइम T पर इसमें से X रिएक्ट कर जाता है तो इसका प्रेशर भी कितना आ जाएगा, X, और इसका भी X। इनफाइनाइट टाइम पर हम कह सकते हैं ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम पर B का प्रेशर कितना हो जाएगा, PA नॉट, और C का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, PA नॉट। B का प्रेशर भी PA नॉट और C का प्रेशर भी PA नॉट हो जाएगा। अब यहां पर इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। अगर मुझे P नॉट गिवन है, यानी इनिशियली कंटेनर का प्रेशर, तो इनिशियली कंटेनर में तो यही होगा,
इनिशियली कंटेनर में तो यही होगा। तो अगर आपको पी नॉट दे रखा है तो कह सकते हो कि ये जो पी नॉट है वही आपका क्या है, पी ए नॉट, वही आपका क्या है, पी ए नॉट। बट इंस्टीड ऑफ पी नॉट अगर आपको पी इंफिनिटी गिवन है, मतलब कंटेनर का इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर गिवन है, तो इनफाइनाइट टाइम पर कंटेनर में प्रेशर किसके कारण होगा, बी और सी के कारण होगा। इनफाइनाइट टाइम पर कंटेनर में प्रेशर किसके कारण होगा, बी और सी के कारण होगा। तो बी और सी के कारण यानी पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट, बी के कारण प्रेशर और सी के कारण प्रेशर, तो क्या आ जाएगा, 2 पी ए नॉट। तो अगर पी नॉट दे रखा है तब भी आप पी ए नॉट निकाल सकते हो, और अगर पी नॉट की जगह पी इंफिनिटी दे रखा है तब भी आप पी ए नॉट निकाल सकते हो, तब भी हम पी ए नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहां से पी ए नॉट तो आपको पता चल गया। अब हमें और क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो किसी टाइम टी का प्रेशर भी आपको दे रखा है, टाइम टी पर कंटेनर का प्रेशर, हाँ किसी टाइम टी पर कंटेनर का प्रेशर ए के कारण भी होगा, बी के कारण भी होगा और सी के कारण भी होगा। तो हमें इन तीनों का सम करना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर आप इन तीनों का सम करोगे, पी ए नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया, पी ए नॉट प्लस एक्स। यहां से पहले ही पी ए नॉट पता चल गया, पी ए नॉट पुट कर दो तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, एक्स निकल के आ जाएगा। यानी इन दोनों से आपको पहले पी ए नॉट पता चल जाएगा, यहां से आपको x पता चल गया। अब आपको पी ए नॉट भी पता है, x भी पता है, उससे हम k फाइंड आउट कर सकते हैं। वो k कैसे निकाला जा सकता है यहां पर, तो सीधी सी बात है, k इक्वल्स टू 1/t ln। पी ए नॉट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पी नॉट, ये पी नॉट मैंने यहां पर लिख दिया, पी ए नॉट या जो भी डेटा गिवन है पी ए नॉट ही लिख देता हूं। चलिए अभी वो या तो आपको यहां से निकालना होगा या यहां से निकालना होगा। और पी ए टी क्या है, किसी टाइम टी पर ए का प्रेशर, तो ये क्या है, टाइम टी पर ए का प्रेशर, तो पी ए नॉट माइनस एक्स। यहां से पी ए नॉट की वैल्यू, यहां से एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या निकाला जा सकता है, के निकाला जा सकता है। तो यहां से हम के निकाल सकते हैं। हाँ लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ये इक्वेशन फिक्स नहीं है, ये इस पर डिपेंड करेगी कि ए बी सी के कोफिशिएंट क्या है। अगर आपने ए बी सी के कोफिशिएंट चेंज कर दिए तो ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो कुछ याद नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो वही वाली बात है, पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस एक्स, कुछ नहीं किया, ये इनिशियल प्रेशर है, टाइम टी में उसमें से एक्स कम हो गया तो ये किसी टाइम टी पर ए का प्रेशर है। जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को मैंने यहाँ पर एक्स की टर्म में लिख दिया है। यहाँ पर आपको पी ए नॉट और एक्स की वैल्यू यहां से यहां पुट करनी होगी, राइट। तो ये एक सिंपल सा पार्ट था। देन इसी में अब नेक्स्ट केस पर आते हैं। इसी में मैं नेक्स्ट केस पर यहां पर आ रहा हूं। केस चलिए यहीं लिख देता हूं, केस 2, इफ पी नॉट या इफ container contains an inert gas and its pressure is given along with P naught or P infinity and PT. If container contains an inert gas and its pressure is given along with P naught or P infinity and PT. मतलब अब हम क्या कह रहे हैं कि P naught, P infinity या PT जो डेटा हमें पहले गिवन थे उसी तरह से डेटा गिवन है, लेकिन अब कंटेनर के अंदर कहा जा रहा है कि एक इनर्ट गैस भी है और हाँ इस इनर्ट गैस का प्रेशर भी हमें दे रखा है। इनर्ट गैस का प्रेशर भी हमें यहां पर दे रखा है। अब क्या चेंजेस होंगे वो हम यहां पर देखते हैं। तो अब जो ये प्रेशर हमें दे रखे हैं पी नॉट, ये इनिशियली कंटेनर का प्रेशर है, पीटी टाइम टी पर कंटेनर का प्रेशर है और पी इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम पर कंटेनर का प्रेशर है। यहां पर फिर से उसी तरह से इक्वेशन तो आप लिख सकते हो, ए का इनिशियली प्रेशर पी ए नॉट, टाइम टी पर उसमें से एक्स रिएक्ट कर गया तो इसका एक्स, जीरो इनफाइनाइट टाइम पर ये पी ए नॉट और ये भी पी ए नॉट।
लेकिन अब जब हम यहां पर ये इक्वेशन बनाएंगे तो इनिशियली कंटेनर का प्रेशर कितना है, पी नॉट। लेकिन अब ये जो प्रेशर है केवल ए के कारण नहीं है, इसमें ए का कंट्रीब्यूशन भी है और इनर्ट गैस का भी कंट्रीब्यूशन है। तो अब जो इक्वेशन बनेगी पी ए नॉट प्लस पी इनर्ट बनेगी। जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी पी ए नॉट प्लस पी इनर्ट बनेगी। इनफाइनाइट टाइम की अगर हम बात करें, इनफाइनाइट टाइम पर इक्वेशन क्या बनेगी, बी और सी का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 पी ए नॉट, 2 पी ए नॉट प्लस पी इनर्ट, 2 पी ए नॉट प्लस पी इनर्ट। कुछ नहीं करना है, यानी ये जितनी भी इक्वेशंस थी ए बी जो भी थे उनका प्रेशर तो हो गई होगा, साथ में यहां पर और किसका प्रेशर आ जाएगा, इनर्ट गैस का प्रेशर। और यहां पर इनर्ट गैस का प्रेशर आ जाएगा। तो जो भी इक्वेशन आपने पहले बनाई थी उसमें इनर्ट गैस का प्रेशर ऐड कर दो। या दूसरा एक तरीका और है, जो भी आपको ये प्रेशर दे रखे हैं उसमें से आप पहले इनर्ट गैस का प्रेशर सबट्रैक्ट कर दो और फिर भूल जाओ कि कंटेनर में कोई इनर्ट गैस है, फिर भूल जाओ कि कंटेनर में कोई इनर्ट गैस है, उसको आपको नहीं सोचना है। तो ये दोनों तरीके हैं, क्योंकि इनर्ट गैस का प्रेशर ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज नहीं होगा। इनर्ट गैस इनर्ट है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो इनर्ट गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो अगर कंटेनर में इनर्ट गैस है और उसका प्रेशर आपको दे रखा है तो इन इक्वेशंस में या तो इनर्ट गैस का प्रेशर भी आपको ऐड करना होगा, क्योंकि अब हमेशा इनर्ट गैस का प्रेशर भी लगेगा। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये डेटा दे रखा है, पी इनर्ट भी दे रखा है, तो आपको इनर्ट गैस का प्रेशर भी पता है। अगर पी नॉट पता है तो यहाँ से पी ए नॉट आ जाएगा, या पी इन्फिनिटी पता है तो यहाँ से पी ए नॉट आ जाएगा और यहाँ से एक्स आ जाएगा, फिर से आप यहाँ के पुट कर दीजिए। अच्छा, इस के फॉर्मूले में इनर्ट गैस का कोई रोल नहीं है, इस के फॉर्मूले में इनर्ट गैस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करी। इन के का जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें केवल ए का इनिशियल प्रेशर चाहिए और ए का टाइम टी पर प्रेशर चाहिए, राइट। इसी में एक केस और है, अभी मैं वो यहां पर ले रहा हूं, इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। थर्ड केस, इस केस थर्ड में हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इनफैक्ट यहां पर 3 केसेस में डिवाइड करने का मेन पर्पज ही है। अगर यहां पर डिवाइड ना करो तो इस केस थर्ड में हमें अच्छा खासा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट केस 3 क्या है, इफ पी नॉट, पी टी एंड पी इंफिनिटी ऑल आर गिवन, तीनों ही गिवन है, पी नॉट, पी टी और पी इंफिनिटी, ये तीनों ही हमें गिवन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं लिखा और इनर्ट गैस के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, इनर्ट गैस के बारे में हमें कुछ भी नहीं गिवन है। तो अब यहां पर अगर हम सोचें कि कंटेनर में इनर्ट गैस नहीं है, अगर कंटेनर में इनर्ट गैस नहीं है, मतलब क्वेश्चन यानी कोई केस 1 हो गया। तो अगर कंटेनर में इनर्ट गैस नहीं है, एक सेकंड के लिए हम भूल जाएं कि इनर्ट गैस नहीं है, तो हमारा काम तो 2 ही पैरामीटर से हो रहा था, एक तो पीटी पता होना चाहिए और इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में पी नॉट भी दे रखा है, पी इंफिनिटी भी दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं। क्यों? एक पॉइंट आप कह सकते हो सर एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, पी नॉट भी दे दिया, पी इंफिनिटी भी दे दिया, आप चाहो जिससे आप निकाल सकते हो। बात तो सही है आपकी कि एक्स्ट्रा डेटा भी क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है इसका एक और पर्पस हो। वो पर्पस क्या, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां पर पी नॉट और पी इंफिनिटी दोनों दे रखा है और क्वेश्चन में इनर्ट गैस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको मानना होगा कि कंटेनर में इनर्ट गैस प्रेजेंट है, राइट।
इनर्ट गैस प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन आपको उसका प्रेशर नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसका प्रेशर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि आपको पी नॉट भी दे रखा है, पी इन्फिनिटी भी दे रखा है। मान लीजिए कंटेनर में इनर्ट गैस है, एक इक्वेशन बनेगी पी ए नॉट प्लस पी इनर्ट, दूसरी इक्वेशन बनेगी 2 पी ए नॉट प्लस पी इनर्ट। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहां से आप पी ए नॉट भी निकाल सकते हो, पी इनर्ट भी निकाल सकते हो, पी ए नॉट भी निकाल सकते हो, पी इनर्ट भी निकाल सकते हो। इनफैक्ट एग्जामिनर आपको ये दोनों डेटा दे ही इसलिए रहा है कि आप यहां पर इनर्ट गैस का प्रेशर भी फाइंड आउट करो। यहां कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है? क्वेश्चन जो मैंने यहां पर केस 1 में दिया था, यहां पर भी हमने कुछ भी नहीं लिखा कि कंटेनर में इनर्ट गैस है या नहीं, यहां पर तो कहा था, बट यहां पर नहीं लिखा कि इनर्ट गैस है या नहीं है। लेकिन यहां पर हमने इनर्ट गैस को कंसिडर नहीं किया, हमने मान लिया कि कंटेनर में कोई इनर्ट गैस नहीं है, जबकि हम यहां पर मान रहे हैं कि कंटेनर में इनर्ट गैस है। तो यहां कंफ्यूजन आता है कि सर आप यहां पर तो कंसिडर नहीं कर रहे हो, यहां पर कंसिडर कर रहे हो। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये डेटा पर डिपेंड कर रहा है, ये डेटा पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर पी नॉट और पी इन्फिनिटी दोनों गिवन है, इसीलिए हम मान रहे हैं कि कंटेनर में इनर्ट गैस है, जबकि यहाँ पर इन दोनों में से एक दे रखा है, तो इसीलिए हम नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर मान लिया कि कंटेनर में इनर्ट गैस है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक डेटा गिवन है, तो इक्वेशन तो एक बनेगी और वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 2, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये डेटा पर डिपेंड करना है कि हमें किस एक्सटेंट तक सोचना है। सिंस यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमने मान लिया कि कंटेनर के अंदर इनर्ट गैस है। अब अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां से सॉल्व करिए, पी इनर्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी, पी इनर्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां पर ये 2 इक्वेशन है, आप इसे निकाल सकते हो, पी इनर्ट की वैल्यू या पी ए नॉट की वैल्यूज आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन जब केस 3 का हो, तो क्वेश्चन में चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, आपको इनर्ट गैस कंसिडर करनी है। तो प्लीज नोट डाउन, यहां पर आपको नोट करना है, ऑलवेज कंसिडर द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस even if nothing is mentioned about it, even if nothing is mentioned about the inert gas. ईयरफोन से कम आएगी, ठीक है। तो यहां पर स्पेशली ये जो 3 केसेस हमने लिए हैं, उसका मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज यही है कि हाँ, हमें कब इनर्ट गैस कंसिडर करना है और कब नहीं करना है, वो हमें पता होना चाहिए। चलिए, अब इसी पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पर्टिकुलर पार्ट पर। 2 अभी सारे केसेस आपके सामने लिए हैं, तो फिर से कहूंगा ये क्वेश्चन बहुत आसान से लगेंगे, क्योंकि तीनों केसेस अभी आपके माइंड में फ्रेश है। प्रॉब्लम क्या होती है, हम भूल जाते हैं कि 2 केसेज है या 3 केसेज है, या इनर्ट गैस को कंसिडर करना भूल जाते हैं। तो फिर से ये कहूंगा, अगर पी नॉट, पी इन्फिनिटी, पी टी तीनों डेटा दे रखे हैं, तो आपको हमेशा इनर्ट गैस कंसिडर करना होगा। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी। थोड़ी सी रिएक्शन मैंने बदल दी। गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर है, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? t इक्वल्स टू 0 पर प्रेशर ऑफ कंटेनर दे रखा है,
के निकालना है आपको यहां पर। मैंने रिएक्शन बदल दी, अब रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी नहीं है, अब आपके पास जो रिएक्शन है वो ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी है। उदित नागर, हाँ सभी के अंदर आइडियल गैस मान के ही कर रहे हैं ये सब। मोस्टली न्यूमेरिकल्स आप जो करते हो थ्रू आउट दी फिजिकल केमिस्ट्री, उन सब में गैसेस को आइडियल मानते ही करते हैं। रियल मानने पर वॉन्डर वॉल इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, जिससे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। के निकालना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, पहले ये सोचना होगा केस 1 2 3 किस में पुट करें। करके देखते हैं। ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी, 2b प्लस सी, यहां पर इनिशियली वही इक्वेशन तो वैसे ही बनाएंगे। यहां पर पी ए नॉट टाइम टी पर पी ए नॉट माइनस एक्स 2x और x हटा देता हूं एक बार, चलिए इनको वैसे, और इनफाइनाइट टाइम पर ये 0, ये 2 पी ए नॉट और यहां पर पी ए नॉट। अब यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी, लेकिन तीनों डेटा दे रखे हैं, पी नॉट, पी टी, पी इंफिनिटी। तो यहां पर हम मानेंगे कि कंटेनर में कोई इनर्ट गैस है, तो t इक्वल्स टू 0 पर पी नॉट 100, पी ए नॉट प्लस पी इनर्ट, इनफाइनाइट टाइम पर 300 है, इन दोनों का मिला के 3 पी ए नॉट प्लस पी इनर्ट। लेकिन यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, अगर इन दोनों से हम वैल्यूज निकालें तो ये पी इनर्ट क्या आ गया यहां पर 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो पी इनर्ट क्या आ जाएगा 0, पी ए नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। यानी राइट नाउ यहां पर कंटेनर में कोई इनर्ट गैस नहीं है। पी ए नॉट की वैल्यू पता चल गई, तो पी ए नॉट तो आ गया हमारे पास यहां पर। अब हमें और क्या निकालना है, पी ए टी मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम टी पर प्रेशर कितना दे रखा है 200, टाइम टी पर प्रेशर कितना हो जाएगा, ए का प्रेशर, बी का प्रेशर और सी का प्रेशर। तो यहाँ पर पी ए नॉट माइनस एक्स, ए का प्रेशर, बी का प्रेशर 2x प्लस एक्स। इनर्ट गैस भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ इनर्ट गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर पी ए नॉट की वैल्यू 100 प्लस 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 50, x इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू पता चल गई, तो अब आप वहां पर पुट कर सकते हो। उसी फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं, k इक्वल्स टू बेस e है जिसको हमने बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया 2.303 लॉग पी ए नॉट 100 और पी ए नॉट माइनस एक्स टाइम t पर प्रेशर, तो 100 माइनस 50 लॉग 2।
तो यहाँ पर ये आंसर आ गया log 2, k की वैल्यू जो है वो log 2 आ गई 0.303। तो ये एक तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो पर्टिकुलरली। तो क्वेश्चन केस 1, केस 2, केस 3, यहाँ पर दो हमने मान लिया कि वो केस 3 में है लेकिन इनर्ट गैस का प्रेशर 0 है। बट अगर यही क्वेश्चन केस 1 का होगा तो इनर्ट गैस कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि वहां पर आप 3 इक्वेशन नहीं बना सकते हो। यहाँ पर अभी हमने 3 इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये जो थी ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक है, तो यहाँ एक पार्ट आके कंप्लीट होता है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अगर प्रेशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है तो कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको यहां पर बताया। नेक्स्ट यहीं पर आता है बाय टाइट्रेशन। बाय सेकंड वन बाय टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के थ्रू भी हम रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अब हम यहां पर देख रहे हैं। ये अगेन कह सकते हो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस पर बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इनफैक्ट कहा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर यानी जो काइनेटिक्स वाला पार्ट है जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है इसमें कोई बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं थी, मैथमेटिकल पार्ट था। ये जो पार्ट है इसमें कुछ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अब देखते हैं टाइट्रेशन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन इसमें अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं बाय डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। बाय डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 या सिंपली लीजिए डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 डीकंपोज होता है किसमें? H2O प्लस O2। H2O2 डीकंपोज होगा H2O और O2 में। और ये जो रिएक्शन है H2O2 के डीकंपोज होने की, ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ये अगेन एक फैक्ट है जो आपको गिवन है। तो अगर हमें इसका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, अगर हमें इसका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो कह सकते हो कि हमें H2O2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। 1/T इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 अपॉन टाइम t पर H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन। ये हमें पता होनी चाहिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। अभी तक तो क्वेश्चन क्या आते थे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी, टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, तो बताओ क्या क्या होगा, हम वो पुट कर देते थे, आंसर आ जाता है। बट अब आप ये सोचिए कि सब कुछ आपको मैनेज करना है, यानी लेबोरेटरी में सब कुछ आपको फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन भी आपको निकालनी है और के भी आपको फाइंड आउट करना है। कैसे होता होगा इसको अब हमें थोड़ा देखना है। लेकिन इस प्रोसीजर से पहले मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको और बताता हूं जिससे और अच्छी तरह से ये क्लियर होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है कि फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड रेट कांस्टेंट यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है, t इक्वल्स टू 0 और टाइम t पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड V0 और VT। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूं। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड रेट कांस्टेंट यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, t इक्वल्स टू 0 और टाइम t पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड V0 और VT ये गिवन है। और इससे हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है कि सर रिएक्शन तो हो रही है H2O2 की, रेट कांस्टेंट इसका निकालना है और डेटा किसका दे रखा है, KMnO4 का। क्या लगता है कुछ गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, कुछ गलत लिख दिया? नहीं, KMnO4 ही है ये। तो अब क्वेश्चन ये आता है इस KMnO4 का इस रिएक्शन से क्या कनेक्शन है, ये KMnO4 का इस रिएक्शन से क्या कनेक्शन है वो अब हमें देखना होगा।
उसके लिए ये पूरा प्रोसेस जो जिसने भी किया है उसको हमें समझना होगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है, वो अब हमें यहाँ पर देखना होगा। वो अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो होता क्या है, जैसे अगर आप खुद लेबोरेटरी में गए और आपको इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला है, और आपके माइंड में ये फॉर्मूला है, तो आपको ये पता है यार ये कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, एक ही H2O2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और H2O2 की टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम? टाइट्रेशन के थ्रू। टाइट्रेशन के थ्रू यानी एक कंटेनर है, इसके अंदर H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो आपने क्या किया, t इक्वल्स टू 0 पर यहां से 5 ml सैंपल निकाला, किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अभी मैं t इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग में बात करूं। आपने पिपेट के थ्रू 5 ml यहां से सैंपल निकाला, और आप सबको पता है अब आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन निकालनी, तो इस 5 ml सैंपल को आप एक बीकर में डालोगे और अब इसको हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। यस, यहाँ पर ये जो टाइट्रेशन हम कर रहे हैं ये किसके थ्रू कर रहे हैं, KMnO4 के साथ। क्या करेंगे, H2O2 के सैंपल में हम KMnO4 डालेंगे, KMnO4 और H2O2 रिएक्ट करते हैं, ये टाइट्रेशन का एक प्रोसेस है। KMnO4 डालते जाओ, यहाँ पर क्या होगा, KMnO4 डालोगे, KMnO4 का पिंक कलर होता है, लेकिन वो H2O2 के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन का कोई पिंक कलर नहीं आता है। एक टाइम आएगा जब सॉल्यूशन पिंक कलर हो जाएगा, वहां पर आप टाइट्रेशन को स्टॉप कर देते हो। जब सॉल्यूशन यहाँ पिंक कलर का हो गया है, दैट मीन्स H2O2 जो है वो अब पूरा कंज्यूम हो गया है, H2O2 पूरा कंज्यूम हो चुका है। अब इस बीकर के अंदर H2O2 नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये मेरी बातें जो हैं वो आपको तभी समझ में आएगी जब थोड़ा सा ये KMnO4 और इसकी टाइट्रेशन का आपको आइडिया होगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट रिडॉक्स में आप इस तरह की टाइट्रेशंस की बात करते हो, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या डिस्कशन हो रहा है, लेकिन हाँ KMnO4 जैसे ही यहाँ पर कलर चेंज होगा उस पॉइंट पर आप टाइट्रेशन को स्टॉप कर दो। तो अभी तक हमने यहाँ पर कितना KMnO4 डाला है, ये V0 ml, यानी सॉल्यूशन का पिंक कलर करने के लिए आपको कितना KMnO4 डालना पड़ रहा है, V0 ml KMnO4 डालना पड़ रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो KMnO4 है ये पूरा का पूरा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O2 के साथ। और फिर VT क्या है, तो 10 मिनट्स के बाद फिर से यहां से आप सैंपल निकालो, 10-20 जो भी टाइम है, T टाइम के बाद फिर से यहां से हमने सैंपल निकाला, उसको फिर ये बीकर में डाला और बीकर में डाल के फिर से KMnO4 के साथ टाइट्रेशन कर रहा। क्या लगता है इस बार फिर वापस उतना ही KMnO4 डालना पड़ेगा V0 के बराबर? नहीं, क्योंकि T टाइम तक यहाँ पर H2O2 की कंसंट्रेशन कम हो गई, क्योंकि H2O2 डिकम्पोज हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है। तो अब T टाइम पर जो आप सैंपल निकालोगे उसमें H2O2 की कंसंट्रेशन पहले से कम होगी, उसमें H2O2 की कंसंट्रेशन पहले से कम होगी। तो अब जो KMnO4 आपको डालना पड़ेगा वो भी पहले से कम होगा, KMnO4 जो डालना पड़ेगा वो भी पहले से कम होगा। तो यहाँ पर जब भी ये डेटा आपको गिवन होगा ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि इनिशियली जो सैंपल हम निकाल रहे हैं उसके अंदर H2O2 ज्यादा है, टाइम T पर जब आपने सैंपल निकाला तो उसके अंदर H2O2 पहले से कम होगा। तो यहाँ से पहले तो अब ये समझ में आना चाहिए कि KMnO4 कहाँ से पिक्चर में आया, और ये V0 और VT क्या, ये हम कहते हैं आपकी टाइट्रेशन रीडिंग्स है। टाइट्रेशन रीडिंग्स का मतलब KMnO4 आप डाल रहे हो, कितना KMnO4 डालने पर कलर चेंज होता है, ये वो KMnO4 का वॉल्यूम है। अब ये डेटा आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हो, ये डेटा आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे, वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इस वॉल्यूम से, KMnO4 के वॉल्यूम से हमें इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन आता है KMnO4 के वॉल्यूम से कैसे रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, तो हमें इस KMnO4 के वॉल्यूम से H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी। वो कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर ये KMnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O2 के साथ। तो कह सकते हो इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2, राइट। कैसे निकालेंगे, तो इधर मैं H2O2 की इक्वेशन लिख देता हूं। H2O2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये मोलरिटी ऑफ H2O2, H2O2 का कितने ml का आपने सैंपल लिया, 5 ml का, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये क्या हो गए, मोल्स या मिलीमोल्स ऑफ H2O2, मिलीमोल्स ऑफ H2O2
इनटू ये मिलीमोल्स आए, इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n फैक्टर से। ये n1 लिख देता हूं, ये n1 यहां पर क्या है, n फैक्टर ऑफ H2O2। यहां पर हो सकता है फिर से आप में से किसी को लगे सर ये n फैक्टर क्या होता है, तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो। राइट नाउ बस इसको, हमें इसकी n1 की अभी वैल्यू नहीं चाहिए, बट हाँ n फैक्टर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ मोल्स n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए किसके, H2O2 के। और इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, KMnO4 के होंगे। तो KMnO4 का जो सॉल्यूशन हम यहाँ पर डाल रहे हैं, लेट्स से उसकी मोलरिटी कितनी है m, उसका कितना वॉल्यूम हमें डालना पड़ा V0, तो ये KMnO4 की क्या आ गए, मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना, n2। यहां से एक्सपेरेंटली आपको KMnO4 का वॉल्यूम पता है, KMnO4 का सॉल्यूशन आपने लिया है तो उसकी मोलरिटी आपको पता होगी, इन दोनों के n फैक्टर पता है, तो इन सबको पुट करके आप यहां से H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। फिर क्या करना होगा, टाइम टी पर फिर से यहां से सैंपल निकाला, टाइम टी पर फिर से सैंपल निकाला। अब की बार इस सैंपल में मान लेते हैं H2O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H2O2T। अब कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो अब जो सैंपल होगा उसमें H2O2 के मिलीमोल्स कितने होंगे, इंटू 5, n फैक्टर चेंज नहीं होगा, अभी भी n1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 m इंटू VT इंटू n2। यहां से यहां और यहां वॉल्यूम पुट कर दो तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, उसको आप यहां पर पुट कर दो तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेट कांस्टेंट। ये तरीका होता है। इनफैक्ट यहां पर आपको वॉल्यूम पुट, यहां से वॉल्यूम पुट करके कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। और कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में आपको जब डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है तो ये अलग बात है कि आपके पास डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन का डेटा आ रहा है, लेकिन तरीका यही फॉलो हो रहा है, कोई और आपके लिए ये कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से फाइंड आउट कर रहा है। टाइट्रेशन जब भी करोगे, टाइट्रेशन के बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना होगा और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करके आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो टाइट्रेशन में फॉलो होता है और जिसके थ्रू हम कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या लगता है आपको कि आप ये सारा प्रोसेस करोगे कि यहाँ V0 पुट करोगे, m पुट करोगे, n1 n2 पुट करोगे, n1 n2 पुट करोगे, तब जाके यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकाल के फिर हम यहाँ पुट करेंगे, नहीं। क्यों, थोड़ा सोचिए। अगर हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन है, क्या ये सारी वैल्यूज पुट करने की जरूरत है, नहीं है। इन दोनों का क्या ले लीजिए आप यहाँ पर, रेशियो, और जैसे ही आप इन दोनों का यहाँ रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने पर क्या होगा, ये n2 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, n1 वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी रेशियो लेने पर यहाँ पर H2O2 नॉट अपॉन H2O2 एट टाइम t विल बी इक्वल्स टू V0 अपॉन VT। यानी आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रेशियो लेने पर n1 n2 ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वहां पर आप इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन डायरेक्ट किसका वॉल्यूम पुट कर सकते हो, KMnO4 का वॉल्यूम पुट कर सकते हो। यानी ये वॉल्यूम जो यहाँ पर गिवन है V0 और VT, यहाँ V0 पुट कर दो, यहाँ VT पुट कर दो, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, K निकाल सकते हो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा कि सर ये तो कंसंट्रेशन थी H2O2 की, यहाँ पर आपने KMnO4 का वॉल्यूम कैसे पुट कर दिया, KMnO4 का वॉल्यूम कैसे पुट कर दिया, तो वो इस यहाँ से निकल के आया, वो यहाँ से निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है वही किसका रेशियो है, वॉल्यूम का। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर में ही आप ऐसा कर सकते हो, क्यों जीरो ऑर्डर में यहाँ पर ऐसा नहीं, जीरो ऑर्डर में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के केस में ही यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आता है, जीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो नहीं आता है, सेकेंड ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो नहीं आता, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर में आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में ही आप ऐसा कर सकते हो, बाकी जीरो ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में आपको यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करके कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, वहां और कोई तरीका नहीं है। सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, ये सारे डेटा पुट करके कॉन्सेंट्रेशन निकालो, बट फर्स्ट ऑर्डर के केस में आप डायरेक्टली यहाँ पर V0 VT पुट कर सकते हो। तो उससे फायदा क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो गई, कैलकुलेशन कम हो गई, आपको आसान बना दिया, यानी आपके लिए ये सब आसान हो गया। तो डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर सकते हो।
लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं सर रिएक्शन तो हो रही हो H2O2 की, वॉल्यूम किसका दे दिया, KMnO4 का, और फिर वो क्या करते हैं ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है सर मिसप्रिंट हो गया होगा, ये तो वॉल्यूम की नहीं, ये KMnO4 नहीं होगा H2O2 होगा, और मान लेते हैं कि वॉल्यूम कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, यानी कुल मिला के वो आंसर का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जो कि गलत है। ये H2O2 का वॉल्यूम नहीं है, ये KMnO4 का वॉल्यूम है। ये पूरी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। और इसी के अंदर एक और मेजर कंफ्यूजन क्या होता है वो भी मैं बता दूं। मैंने आपको क्या बोला है, t = 0 पर सैंपल निकाला, फिर उसे टाइट्रेट किया, टाइम t पर फिर से सैंपल निकाला, फिर उसको टाइट्रेट किया। एक और चीज है यहाँ पर, पहला सैंपल और दूसरा सैंपल, ये भी 5 ml का है तो ये भी 5 ml का, ये 10 ml है तो ये भी 10 ml होना चाहिए, तभी जाके ये रेशियो लेने पर वो कैंसिल आउट होगा। कह सकते हो सर हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा तो ये अंडरस्टूड है कि 5 ml निकाला फिर वापस 5 ml निकाला, यानी वो वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो उतना ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है जो इस क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है, लेकिन हाँ पहला सैंपल 5 ml का है तो दूसरा भी 5 ml का। आप सोचो अगर क्वेश्चन में ये 5 ml और ये 10 ml होगा तो क्या आप यहाँ पर V0 और VT लिख सकते हो, फिर नहीं लिख सकते। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, नहीं गिवन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, पहला सैंपल कितना था दूसरा सैंपल कितना था, तो मानना ही पड़ेगा कि पहला भी 5 ml है और दूसरा भी 5 ml है, या पहला 10 ml है तो दूसरा भी 10 ml ही होगा, राइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम की अगर मैं बात कर तो डायरेक्ट वॉल्यूम यहाँ पुट कर सकते हो, और ये याद रखना सैंपल निकाल रहे हैं फिर उसे बीकर में लेके फिर टाइट्रेट करें। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसी में हम KMnO4 डाल के टाइट्रेट कर रहे हैं, उसी में हम KMnO4 डाल के टाइट्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है सर t = 0 पर ही टाइट्रेट कर दिया तो टाइम t पर तो फिर कोई टाइट्रेशन के लिए बचे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। यहां से आप सैंपल निकाल के बीकर में डाल रहे हो, फिर सैंपल निकाल रहे हो और फिर हम उसे टाइट्रेट कर रहे हैं, राइट। विशाल सनी टेक्निकल इश्यू कमिंग सर, आप अपनी एंड से चेक करिए, आप अपने एंड से चेक करिए, यहां से आवाज आ रही है और मैं सुन भी पा रहा हूं, यहां पर सेटअप जो लगा हुआ उसके अंदर वापस आवाज आ रही है। ठीक है, लेकिन अब और भी कुछ केसेस यहां पर हम लेंगे बार बार। अब मैं यहां पर आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, ये जो टाइट्रेशन हम कर रहे हैं इसको आप इस तरह से याद रखिए कि जब हम टाइट्रेट कर रहे हैं तो H2O2 की किसके साथ रिएक्शन हो रही, KMnO4 के साथ। तो यहाँ पर इस H2O2 की कंसंट्रेशन कह सकते हैं KMnO4 के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बाकी के जो फैक्टर है N1 N2 M ये रेशियो लेने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको सिंपली बस ऐसे लिख दूंगा कि जैसे कोई भी H2O2 रिएक्ट कर रहा है तो जो रिएक्ट कर रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस KMnO4 यानी जो भी हम सब्सटेंस यहाँ पर बीकर में डाल रहे हैं उसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बाकी के पैरामीटर्स हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, रेशियो कर लेने पर ये जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन है वो इस टाइट्रेशन रीडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी।
कंसंट्रेशन जो है वो टाइट्रेशन रीडिंग जो भी है यहाँ पर टाइट्रेशन में जो भी रीडिंग आ रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नाउ ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे अभी मैं यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है, सेकेंड वन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जो एस्टर होता है CH3CO इथाइल एसीटेट हम ले लेते हैं। हाइड्रोलिसिस जब होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में प्लस C2H5OH। C2H5OH ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की रिएक्शन है और गिवन है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ये भी हमें गिवन है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो K इक्वल्स टू 1/T ln एस्टर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए और टाइम T पर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें भी मैं एक चीज और ऐड कर दूं, एक्चुअल में जो रेट होती है यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन की वो एस्टर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है और एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर लिखा हुआ तो यहां पर हम H+ एज ए कैटलिस्ट भी यूज करते हैं तो रिएक्शन की रेट H+ पर भी डिपेंड करती है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। लेकिन ये H+ यहां पर क्या है, कैटलिस्ट है, इसको मैं अभी K' लिख देता हूं। H+ यहां पर कैटलिस्ट है तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो सिंस ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, जैसे सूडो ऑर्डर में हम इसको इसके साथ क्लब कर देते थे तो यहां पर भी दो ये रिएक्टेंट नहीं है, कैटलिस्ट है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है तो इसको और इसको हम मर्ज कर देते हैं यहां पर। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। यानी ये किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो K इक्वल्स टू 1/T ln एस्टर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एस्टर की टाइम T पर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर A है तो टाइम T पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, A माइनस एक्स। यानी अगर हमें ये रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो हमें एस्टर की तो हमें K की वैल्यू, A की एस्टर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम T पर कॉन्सेंट्रेशन पता करनी होगी। अब वापस से मैं क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है, तो गिवन है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। रेट कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, T इक्वल्स टू 0 टाइम T और इनफाइनाइट टाइम पर, T इक्वल्स टू 0 पर टाइम T पर और इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड गिवन है, V0, VT और V इंफिनिटी। यानी यहां पर अब KMnO4 नहीं है, ऐसा नहीं कि हर जगह हम KMnO4 यूज करेंगे, यहां पर वॉल्यूम किसका गिवन है, NaOH का। सबसे पहला क्वेश्चन अब यही आता है कि NaOH का क्या यूज है यहां पर। तो पहली चीज पिक्चर क्या बननी चाहिए, ये रिएक्शन हो रही है, T इक्वल्स टू 0 पर हमने यहां से एक सैंपल निकाला और उसको किसके साथ टाइट्रेट किया, NaOH के साथ। तो NaOH के कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, V0 ml। टाइम T पर फिर से एक और सैंपल निकाला, उसको किसके साथ टाइट्रेट किया, NaOH के साथ, कितना कंज्यूम हुआ, VT। इनफाइनाइट टाइम पर फिर से एक सैंपल निकाला और फिर से उसको टाइट्रेट किया, तो इनफाइनाइट टाइम पर NaOH कितना कंज्यूम हुआ, V इंफिनिटी। यानी पहले ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जो है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए।
पहले ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जो है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस क्या है, वो हमें पता हो, V नॉट, VT और V इंफिनिटी। ठीक है, ये NaOH। अब क्वेश्चन ये आता है कि राइट नाउ ये NaOH जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। इससे पहले हमने देखा KMnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, H2O2 के साथ। यहां पर ये NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो NaOH क्या है, बेस है, और जो सैंपल आप निकाल रहे हो उसमें जो एसिड है ये उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अब अगर हम जो सैंपल निकाल रहे हैं, क्या उसमें दिख रहा है आपके पास कौन सा एसिड है, एसिड कौन सा है, तो यहां पर एक तो दिख रहा है एसिटिक एसिड और दूसरा ये H+ आयन, यानी एज ए कैटलिस्ट आप कोई एसिड डाल रहे हो। मैंने यहाँ H+ लिखा हुआ, लेकिन केवल आप H+ नहीं डाल सकते, यानी पानी में आपने कुछ या तो HCl डाला होगा या H2SO4 डाला होगा, इस तरह से आपने कुछ एसिड वहां पर डाला होगा। उदित, हाँ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ही इक्वेट करना होगा, और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर जो आप सैंपल निकाल रहे हो उसमें एक तो एसिटिक एसिड हो सकता है और ये कैटलिस्ट जो है वो हो सकता है। तो ये NaOH जो है इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, जो सैंपल है उसमें इन दोनों के साथ ये रिएक्ट करेगा। नाउ यहां पर अब आपको क्या लगता है कि ये जो रीडिंग्स है ये इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, मतलब वॉल्यूम जो है पहला सैंपल निकाला टाइट्रेट किया, फिर दूसरा सैंपल निकाला फिर टाइट्रेट किया, तो ये जो वॉल्यूम NaOH का यूज हो रहा है ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। यस, कह सकते हो यहां पर ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग होगा। क्यों इंक्रीजिंग होगा उसको समझते हैं। तो देखिए ये H+ तो कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, कांस्टेंट। तो जब भी हम सैंपल निकालेंगे उसमें H+ तो उतना ही होगा, H+ तो उतना ही होगा, लेकिन एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जैसे टाइम बढ़ेगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, सॉरी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो उसके साथ जो NaOH कंज्यूम होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी, उसकी अमाउंट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर सिंस इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर NaOH जो कंज्यूम होगा उसकी अमाउंट भी इंक्रीज होगी, जबकि पहले वाले केस में H2O2 वाले केस में KMnO4 की अमाउंट कम हो रही थी, यहाँ पर अमाउंट बढ़ रही है। लेकिन क्या ये पूरा वॉल्यूम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, नहीं, ये पूरा वॉल्यूम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसमें से कुछ वॉल्यूम H+ के साथ और कुछ वॉल्यूम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अब सोचो T=0 पर, T=0 पर क्या एसिटिक एसिड है, नहीं, T=0 पर तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो T=0 पर जो आप सैंपल निकाल रहे हो उसमें तो केवल ये HCl ही होगा, यानी H+ आयन ही होगा। तो T=0 पर जो आप NaOH यूज कर रहे हो, यानी ये V0 ml, ये केवल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H+ के साथ। तो T=0 पर जो आपने सैंपल निकाला है वो T=0 पर जो आपने सैंपल निकाला है वो NaOH के कितने वॉल्यूम के साथ कंज्यूम रिएक्ट कर रहा है, V0, तो ये V0 ml केवल इस H+ के साथ रिएक्ट करेगा। अब जब आप टाइम T पर भी कोई सैंपल निकालोगे तो उसमें H+ उतना ही होगा, उसमें H+ उतना ही होगा, और NaOH जो है हमेशा पहले इस H+ के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। तो NaOH जो हम डालेंगे पहले H+ जो भी HCl है उसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अब T टाइम पर जो आपने सैंपल निकाला उसमें भी H+ उतना ही है, तो उसके साथ NaOH भी उतना ही रिएक्ट करेगा, यानी टाइम T पर भी NaOH का कितना वॉल्यूम H+ के साथ रिएक्ट करेगा, V0। लेकिन हम जो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, यानी V0 से ज्यादा कितना डाल रहे हैं, VT - V0, इसमें से ये V0 तो इस H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा आपने डाला है VT - V0, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड के साथ। और इनफाइनाइट टाइम पर भी इसमें से V इंफिनिटी में से V0 तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, H+ के साथ। तो ये जो V इंफिनिटी - V0 है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। यानी यहां से हमें क्या पता चल गया कि NaOH का कितना वॉल्यूम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड के साथ कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, ये अभी हमें पता चला है।
ये वाला जो वॉल्यूम है ये एसिटिक एसिड और H+ दोनों के साथ था, लेकिन उसमें से हमने ये देख लिया कि H+ के साथ तो हमेशा कितना रिएक्ट कर रहा है V0, तो एसिटिक एसिड के साथ कितना रिएक्ट करेगा, जितना भी आप V0 से ज्यादा डाल रहे हो वो सब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर V0 से ज्यादा कितना डाला, Vt - V0, ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। यस डेफिनेटली, जैसा मैंने पहले भी कहा है, Vt V इंफिनिटी की वैल्यू V0 से ज्यादा होगी, राइट। तो यहां पर अभी हम केवल इस पार्ट पर आए कि एसिटिक एसिड के साथ कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है वो हमें पता चल गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी यहां पर पूरी सॉल्व नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड के साथ। तो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इस वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इस वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो लेकिन जो K का फॉर्मूला है उसमें यहाँ एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, यहाँ तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन। हमें एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और जबकि यहाँ पर ये वॉल्यूम रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एसिटिक एसिड के साथ कर रहा है। अगर ये NaOH एस्टर के साथ रिएक्ट करता है तब तो कह सकता था कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह ये वॉल्यूम पुट कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेंट्रेशन ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड के साथ। तो अब हमें क्या करना होगा, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन को पहले किससे रिलेट करना होगा, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से। एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को किससे रिलेट करेंगे, वॉल्यूम से, ताकि एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन इस वॉल्यूम से रिलेट हो जाए। यानी इसको पहले इससे रिलेट करना होगा और इससे फिर हम इसको रिलेट करेंगे। कैसे वो मैं बता रहा हूं। तो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन A है तो इसकी 0, टाइम t पर इसमें से X रिएक्ट कर गया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन X, इनफाइनाइट टाइम पर ये 0 है तो इनफाइनाइट टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन A। हमें क्या निकालना है, एस्टर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी A और टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन यानी A - X। हमें A और A - X की वैल्यू पता करनी है। अब यहां पर अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड की इनफाइनाइट टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है A, टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी X। तो यहां पर हम इस एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को इस वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? तो इनफाइनाइट टाइम पर एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है A, और इनफाइनाइट टाइम पर एसिटिक एसिड के साथ कितना NaOH रिएक्ट कर रहा है, V इंफिनिटी माइनस V0। तो इनफाइनाइट टाइम पर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन NaOH के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। टाइम t पर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है X, और टाइम t पर इसके साथ कितना NaOH रिएक्ट कर रहा है, Vt माइनस V0। तो यहां से हमें A और X की वैल्यू पता चल गई, और A और X की वैल्यू पता चल गई तो कह सकते हो दो ये A और X एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी है, लेकिन इस A और X से हम एस्टर की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें A और X की वैल्यू पता चल गई, K = 1/T ln। सिंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दोनों जगह सेम होंगे तो जब आप रेशियो लेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए मैं डायरेक्ट ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। A की जगह क्या पुट कर दिया, V इंफिनिटी माइनस V0। यहाँ पर A - X करोगे, दिस माइनस दिस, तो ये V0 की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा, V इंफिनिटी माइनस V0। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेशियो लेने पर कैंसिल आउट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आप कुछ K मान लो, K यहाँ पर भी यानी कुछ भी KC मान लो, पुट करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला आ गया। डायरेक्ट यहाँ पर आप जो वॉल्यूम है V0, Vt, V इंफिनिटी, उनको यहाँ पर पुट कर दो। V इंफिनिटी माइनस V0, V इंफिनिटी माइनस Vt यहाँ पुट कर दो तो आप K फाइंड आउट कर सकते हो, आपको K पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से डायरेक्ट टाइट्रेशन रीडिंग को हम यहाँ पुट कर पा रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि वॉल्यूम कैसे पुट कर सकते हैं, बट ये वॉल्यूम जो है वो एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक और फॉर्मूला भी कह सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत याद रखिए इस फॉर्मूले को, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पर, एस्टर का हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट पर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हो, राइट। इसमें और भी क्वेश्चंस है, अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक एग्जांपल हम और लेंगे पर वो भी इसी तरह से। तो थॉट प्रोसेस है, चेंज क्यों हुआ। H2O2 वाले केस में आप डायरेक्टली रिएक्टेंट को ही टाइट्रेट कर रहे थे तो वो बहुत आसान था। रिएक्टेंट को टाइट्रेट कर रहे थे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डायरेक्ट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन यहां पर हम रिएक्टेंट को नहीं, प्रोडक्ट को टाइट्रेट कर रहे हैं, इसीलिए इतना सारा ये हमें सोचना पड़ा। और साथ में और कौन रिएक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट, तो उसे भी कंसिडर करना पड़ा है। तो H2O2 वाला केस बहुत आसान था।
ये उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, 2-3 बार प्रोसेस को इमेजिन करिए तब जाके आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में मैं वापस एक बार इसको डिस्कस करूंगा और इसके आगे एक और एग्जाम्पल लूंगा। थैंक यू।